हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंटेंसी का जो चैप्टर नंबर 1 हमारा चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, आज उसका मैं इस वीडियो में आपको लिमिटेशंस करवाने जा रहा हूँ। लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार याद दिला रहा हूँ कि यदि आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस बुक से करा रहा हूँ या आप किस बुक से करें, ये बेसिक चीजें हैं। किसी भी ऑथर की बुक निकाल लीजिए, चाहे एनसीईआरटी की ले लीजिए, सब में ये कॉमन चीजें हैं। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग हर ऑथर का अपना तरीका हो सकता है उसको एक्सप्लेन करने का, बट हर कोई इन टॉपिक्स को कवर कर रहा है। ठीक है जी, हर व्यक्ति का, हर ऑथर का, हर पब्लिशर का अलग स्टाइल है, डिजाइन है बुक्स का, ऑथर का एक्सप्रेस करने का तरीका अलग है, लेकिन टॉपिक सारे कॉमन ही हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी बुक है। ठीक है जी, तो इसलिए मैं आपको कॉमन सी चीजें जो आ रही हैं उसके बेसिस पे ही आपको ये सारा कुछ करवा रहा हूँ। ठीक है जी, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। हम जो पॉइंट्स हैं मैं हेडवाइज आपको लिखता जाता हूं और एक एक करके उसको एक्सप्लेन करता जाता हूं। तो सबसे पहले जो पॉइंट आया है वो है लिमिटेशन में, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये पॉइंट है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग। ओके, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग में कौन सा पॉइंट आ रहा है हमारा? ओके, लिमिटेशन में कौन सा पॉइंट आ रहा है? पहला पॉइंट कौन सा हमारा बताइए? इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। इन्फ्लुएंस्ड, पहला पॉइंट, इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट। ठीक है, पर्सनल जजमेंट का मतलब क्या होता है? इसमें मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। दो अकाउंटिंग इज एन एग्जैक्ट साइंस। दो अकाउंटिंग, हमें पहले भी बात करती शुरू में, अकाउंटिंग इज एन एग्जैक्ट साइंस, एक साइंस है। ठीक है, इवन देन मैनी टाइम्स इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल जजमेंट ऑफ द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कई बार अपनी पर्सनल जजमेंट के हिसाब से उसको डिसीजन ले लेते हैं बाय फॉलोइंग प्रॉपर रूल्स फॉलो करते हुए भी वो अपनी पर्सनल जजमेंट के हिसाब से काम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन एक्सपेंसेस और एसेट्स। कौन सी चीज एसेट में लेनी है और कौन सी चीज एक्सपेंसेस में लेनी है, तो ये कई बार फर्क को करना भूल जाते हैं या अपने हिसाब से उसको फर्क कर लेते हैं। सपोज करो ये क्या खरीदा हमने, ये क्या खरीदा, ये पेन है, ये बोर्ड है, अंडरस्टूड, ये फैन है, तो उसको हम कई बार वो करते हैं कि उसको कॉस्ट में लेते हुए उसकी एसेट में बनाना है या उसको एक्सपेंस बनाना है, ये उनकी पर्सनल जजमेंट में कई बार हो जाता है। उसके बाद है कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन एंड वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अपना जो अकाउंटेंट है वो अपनी पर्सनल जजमेंट के हिसाब से लेते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन करने के भी मैनी मेथड्स हैं। आप आगे जाके देखोगे मैनी मेथड्स हैं, और हर अकाउंटेंट उसको कई बार अपनी पर्सनल जजमेंट के हिसाब से चूज कर लेता है कि कौन सा उसको मेथड ठीक लग रहा है। उसी तरह स्टॉक वैल्यूएशन के भी डिफरेंट मेथड्स हैं। ठीक है, जिसको अकाउंटेंट अपनी सहूलियत के हिसाब से या जो उसको बेस्ट जजमेंट लगती है उसके हिसाब से ये डिसीजन ले लेता है। ये थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक है। ओके, उसके बाद पहला पॉइंट समझ लग गया आपको? वेरी गुड। दूसरा पॉइंट है बेस्ड ऑन कंसेप्ट एंड कन्वेंशंस। तो ये एक लिमिटेशन है, मैं बताता हूं कैसे। आप पहला पॉइंट को एक बार देखो और सेकंड पॉइंट की हेडिंग लिखो यदि आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हो तो। ठीक है, दूसरा पॉइंट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, बेस्ड ऑन, नंबर 2, बेस्ड ऑन concepts accounting concepts and conventions।
इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी अकाउंटेंट इससे बाहर नहीं जा सकता। ठीक है जी। सो इन अकाउंटिंग वेरियस concepts and conventions has been there to follow. No one can do accounting by ignoring them. उनको इग्नोर किए बिना वो ये सारी चीजें नहीं कर सकते। अकाउंटिंग करना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि कंसेप्ट और उसके दायरे में ही रह के आपको काम करना होता है। ठीक है, हमें सेक्टोरेंटली कॉस्ट जो कंसेप्ट्स और कन्वेंशंस को ही फोकस में रख के अपनी अकाउंटिंग करनी होती है। तो तीसरा इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है। ये अकाउंटिंग में कभी भी आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती, हमेशा आपके पास अधूरी इंफॉर्मेशन होती है। अरे इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब मैं बताता हूँ। अकाउंटिंग में मैंने आपको बताया इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तीसरा पॉइंट क्या है? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इसका क्या मतलब होता है? देखो स्टूडेंट्स, ट्रू प्रॉफिट, ट्रू और एक्चुअल और एक्यूरेट profit or loss cannot be determined, can't be determined during the running of the business. Even then, we calculate प्रॉफिट और लॉस एवरी ईयर कैलकुलेट करते हैं ना। वी डू नॉट वेट टू क्लोज द बिजनेस, सो एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस कांट बी डिटरमिन्ड। ठीक है जी, जब तक बिजनेस क्लोज ही नहीं हुआ हमारा, तब तक हम कैसे कह सकते हैं कि हमारा कितना प्रॉफिट आया या कितना लॉस आया? और हम उतनी वेट कर भी नहीं सकते। अब पता नहीं बिजनेस 50 साल चलना है, 5 साल चलना है, 7 साल चलना है, 12 साल चलना है, तो हमने क्या किया, हर साल बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है जी, तो वो करना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। और जब हम बीच में कर रहे हैं बिजनेस को, प्रॉफिट एंड लॉस मतलब हर साल करेंगे, तो ड्यूरिंग द बिजनेस करें ना, बीच में ही आएगा वो टाइम पीरियड हर साल वाला, तो इसका मतलब वो कंप्लीट इंफॉर्मेशन और पूरी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल पाती। तो चलिए ये पॉइंट लिखिए, फिर मैं आगे आपको कराता हूँ। यस, आपको अच्छी तरह समझ आ रहा है ना? चलिए अब फोर्थ पॉइंट में करा रहा हूँ, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जो मनी के टर्म में हम नहीं लिख सकते, जिसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता या मनी में हम नहीं लिख सकते। तो ये पॉइंट कौन सा आ गया हमारा? पॉइंट नंबर 4, omission of qualitative information। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ? qualitative information means which can't be determined in terms of money। वो चीजें बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी और डिसऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक है, ये आ गया डिसऑनेस्टी ऑफ द एम्प्लॉइज, एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, एफिशिएंसी और इनएफिशिएंसी
ऑफ मार्केट मैनेजमेंट, सॉरी, ठीक है जी। चेंज इन डिमांड पैटर्न इन द मार्केट, ठीक है जी, डिमांड का पैटर्न ही चेंज हो गया, ठीक है जी। तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए वो चीजें रिकॉर्ड नहीं की जा सकती, उसको क्वांटिफाई नहीं किया जा सकता, वो इन टर्म्स ऑफ मनी हम नहीं मॉनिटर कर सकते, ठीक है जी। उसके बाद है पांचवा पॉइंट, हिस्टोरिकल कॉस्ट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी होती है, कॉस्ट ऑफ परचेज, जिस दिन हमने जो चीज खरीदी है उसी पे ही कैलकुलेट करते हैं, उसी को ही हम बुक्स में लिखे रहते हैं, चाहे वो 25 साल को ऐसे हमने खरीदी हो, ठीक है जी। तो पांचवा पॉइंट क्या आ गया, बेस्ड ऑन, फिफ्थ पॉइंट, बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल कॉस्ट, बिकॉज हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी, मैं आपको बताता हूं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कौन सी होती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट means, historical cost means purchase cost, ठीक है। we record all assets on this cost only, we do not record on current मार्केट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, नेट रियलाइजेबल वैल्यू हम उस पे नहीं रिकॉर्ड करते, हम नेट वैल्यू रियलाइजेबल पे नहीं रिकॉर्ड करते, जहां आज मार्केट की ट्रेड प्राइस है उसमें नहीं रिकॉर्ड करते। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल यदि आपने कोई लैंड का पीस खरीदा था ₹5 लाख का, कितने का, ₹5 लाख का, कितने का बेटे, 5 लाख का इन 2010 में, आज अगर उसकी कीमत करंट प्राइस अगर उसका इवन 20 लाख भी हो गया है, तो हमारी बुक्स में वो एंट्री 5 लाख ही लिखी होती है, हम करंट मार्केट प्राइस पे नहीं लिखते, ठीक है जी, ओके। तो उसके बाद है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, ये पॉइंट हो गया। अब मैं आपको 6 पॉइंट करवाने जा रहा हूं, जो कि इस लिमिटेशन का 6 पॉइंट है, वो है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। सो 6 पॉइंट है अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, इसका क्या मतलब होता है कि कोई भी जो इंफॉर्मेशन है, विंडो ड्रेसिंग का मतलब मैं समझाता हूं, मैनिपुलेशन, विंडो ड्रेसिंग मीन्स मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स, ठीक है। समटाइम्स अकाउंटेंट और बिजनेसमैन मैनिपुलेट द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स इन अकाउंटिंग एज पर देयर रिक्वायरमेंट, जो कि गलत बात है। रिक्वायरमेंट, कभी वो प्रॉफिट को ज्यादा शो कर लेंगे, कभी वो प्रॉफिट को कम शो कर देंगे, ठीक है, वो मैनिपुलेट कर देते हैं, खर्चों को बढ़ा के, बिल डाल के, बिल कम करके, तो ये चीजें मैनिपुलेट कर की जा सकती हैं, ये एक लिमिटेशन है विंडो ड्रेसिंग, ठीक है, अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट इसका 6 के बाद 7 पॉइंट क्या आ रहा है आपका, not suitable for या unsuitable for forecasting। 7 point, unsuitable for forecasting,
तो फोरकास्टिंग के लिए ये हेल्पफुल नहीं है, बिकॉज इन अकाउंटिंग we record only those transactions which has taken place, which has taken place. It cannot, मतलब accounting cannot predict or forecast the future rates, costs और सेल्स एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर हमने कोई अपना पेट्रोल का बिल डाला है, पेट्रोल के बिल का कोई वाउचर डाला है 100 रुपए पर लीटर के हिसाब से, तो क्या आप कल की डेट में बता सकते हो कि कल कितना आने वाला है, या जून में कितना आएगा या जुलाई में कितना आएगा? नो, वी कैन नॉट प्रेडिक्ट इट, वी कैन नॉट फोरकास्ट इट। सो अकाउंटिंग इज अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया आपको? तो ये पॉइंट थे 7 पॉइंट लिमिटेशन के। इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस देखते रहें। ओके जी, डन।